Yes, welcome. This is Meenu Kalra. This is Vishal Kalra. Welcome you all. Here we are going to discuss what are the various lending policies of a bank. कोई भी तरह का लोन हो, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, and also what are the 5 C's model of lending. We'll also discuss certain facts about loan processing, documentation, verification, and collateral. Loans और advances किसी भी बैंक का मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट है. बैंक जो एडवांसेस देता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, कंपनी को, वो इस बेसिस पे देता है कि एक दिन वो उसको मोस्ट लोन्स आर रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. इनकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो मंथली पे की जाती हैं और इनका जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट रेट्स पे चार्ज किया जाता है एज पर टाइप ऑफ लोन. अनसिक्योर्ड लोन वो लोन है जिनको ग्रांट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बोरोवर. बोरोवर को कितना क्रेडिट दिया जाए, कितने क्रेडिट के काबिल है, इस बेसिस पे अनसिक्योर्ड लोन दिए जाते हैं. इन लोन्स के बेसिस में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई प्रॉपर्टी इनको बैक नहीं करती है. बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग अगर ज्यादा है तो उसे आसानी से अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है. इन्हें पर्सनल लोन भी कहते हैं. सिक्योर्ड लोन में आपको एक कोलैटरल सिक्योरिटी देनी होती है जो रिस्क को रिड्यूस करती है लेंडिंग. अगर आप घर को मॉर्गेज करके लोन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये सिक्योर्ड लोन एसेट जो है वो सिक्योरिटी मानी जाती है. इन केस ऑफ डिफॉल्ट दीज एसेट्स कैन बी यूज्ड. इन्हें आसानी से बेचकर बैंक अपना लोन वापस ले ले. लोन की रकम ले ली जाती है. इस तरह के लोन्स में जो रिस्क है वो ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली कम होता है अनसिक्योर्ड लोन. लोन प्रोडक्ट्स में जो टिपिकल प्रोडक्ट हैं जो बैंक्स ऑफर करते हैं इंडिविजुअल्स को, वो मेनली है अनसिक्योर्ड लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स. सिक्योर्ड लोन्स की टाइप ऑटो लोन, होम लोन. ऑटो लोन में यू आर परचेजिंग अ न्यू व्हीकल, 4-wheeler और 2-wheeler. होम लोन्स में यू आर परचेजिंग अ लैंड और कंस्ट्रक्टिंग अ रेजिडेंशियल हाउस. घर खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, बना हुआ घर खरीदने के लिए या रिपेयर्स के लिए आपको लोन मिलता है, होम लोन मिलता है. सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन के डिफरेंस को हम जानें. लोन जो किसी सिक्योरिटी या कोलैटरल के अगेंस्ट है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन से कम है. लोन जो लॉन्ग टेन्योर के लिए अवेलेबल है, जिनकी बोरोइंग लिमिट अनसिक्योर्ड लोन से ज्यादा है और जिनके प्रोसेस को लंबा समय लगता है पेपर वर्क की वजह से, ये सिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन्स में ये इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग पे डिपेंड करते हैं. इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लोन फिक्स पीरियड के लिए अवेलेबल है, बोरोइंग लिमिट कम है और लोन अप्रूवल का प्रोसेस कंपैरेटिवली कम है. इसमें कम समय लगता है प्रोसेसिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5 C's मॉडल ऑफ लेंडिंग. 5 C's का मतलब क्या हुआ? 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लेंडिंग के, जिनको 5 C's के साथ नाम से जाना जाता है. पहले है कैरेक्टर. ये बोरोवर्स के कैरेक्टर से रिलेटेड है. बोरोवर की विलिंगनेस रीपे, उसकी ऑनेस्टी और उसकी इंटेग्रिटी के बेसिस पे लेंडिंग की जाती है. सेकेंड इज कैपेसिटी.
बिजनेस को रन करते हुए, सक्सेसफुली रन करते हुए और बोरोइंग्स या लोन को वापस करने की काबिलियत या कैपेसिटी, ये लेंडिंग में देखी जाती है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कितनी कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगाई है और कितना आप उसमें से सेव कर रहे हैं, यानी कि आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है। इसके ऊपर बेस्ड होता है आपको कितना लोन एक्सटर्नल सोर्सेज से मिल सकता है। नेक्स्ट इज कोलेट्रल। कोलेट्रल में सिक्योरिटी हम समझते हैं कि वो सिक्योरिटी जो आप बैंक को ऑफर कर सकते हैं एज अ कवर फॉर लोन्स इन एडवांस। अगर बोरोवर अपने ड्यूज को वापस नहीं कर पाएगा तो बैंक रिकवर कर सकता है बाय सेलिंग द सिक्योरिटी ऑफ कोलेट्रल। ये जो सिक्योरिटी हम देना चाहते हैं वो इजीली मार्केटेबल होना चाहिए और की एक स्टेबल वैल्यू होनी चाहिए। Another thing is, another C is condition। जिस कंडीशन में इकोनॉमी चल रही है, जो उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बिजनेस के बोरोवर के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो कंडीशन को देखनी होगी। हाउ बोरोवर्स बिजनेस इज अफेक्टेड फ्रॉम द इकोनॉमिकल कंडीशन। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लोन अगर दिया जाता है तो वो बैंक के लिए कितना प्रॉफिटेबल है, बैंक की पॉलिसीज क्या है, क्या वो पॉलिसीज बोरोवर के लिए यूजफुल है, अगर ये वेंचर इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं, बोरोवर के पास एडिक्वेट मैनेजरियल कॉम्पिटेंस है कि वो बिजनेस को रन कर सकता है। बैंक डिफरेंट चार्जेस लगाता है इन सिक्योरिटी के बेस पे। ये चार्ज जो है उसको हम समझ लेंगे। ये चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं सिक्योरिटीज पे जो कि बैंक्स को लीगल राइट देते हैं इनको बोरोवर से रिकवर कर। देन वी टॉक अबाउट क्रेडिट रेटिंग। लेट 1990s में एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा होने पर एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन की नीड अराइज हुई। बैंक चाहते थे कि उन्हें एप्लीकेंट्स की पेमेंट हिस्ट्री की कंप्लीट पिक्चर मिले, उन्हें इसकी जरूरत, और वो चाहते थे कि ये इंफॉर्मेशन सारे इंस्टीट्यूशंस में एक साथ स्प्रेड हो। इस इशू के तहत CIB क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना हुई, जो कि इस तरह का एक एडिक्वेट सिस्टम, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोरोवर्स के लिए, बोरोवर्स की इंफॉर्मेशन पे बनाने लगा। इसी तरह से सिबिल की स्थापना हुई, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। It happened in August 2000। सिबिल कलेक्ट करता है कमर्शियल और कंज्यूमर क्रेडिट से रिलेटेड डाटा, और इस डाटा को क्रिएट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट अपने 900 से ज्यादा मेंबर इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसमें इंक्लूडेड है ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। सिबिल के जो प्रोडक्ट हैं, स्पेशली CIR क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड सिबिल ट्रांस यूनियन स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोन अप्रूवल प्रोसेस में। एक बार जब लेंडर डिसाइड कर लेता है कि कौन से लोन एप्लीकेंट्स को इवैल्यूएट करना है, तो वो CIR स्कोर को एनालाइज करता है ये देखने के लिए कि एप्लीकेंट एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि एप्लीकेंट इस एडिशनल डेट को लेने के लिए और उसको रीपे करने के लिए अपने करंट कमिटमेंट के साथ कितना प्रिपेयर्ड है। इस पर्पस के लिए वो एप्लीकेंट से उसके इनकम प्रूफ या अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए कहते हैं, ताकि वो
लोन को फाइनली सैंक्शन कर सकें। ट्रांस यूनियन स्कोर के साथ सिबिल 3 डिजिट क्रेडिट स्कोर इशू करता है और CIR इशू करता है। बैंक्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडिया में। अगर सिबिल स्कोर 300 से और 900 के बीच में है तो ये क्रेडिट वर्थिनेस शो करता है। अ पर्सन हैविंग गुड क्रेडिट बैकग्राउंड वुड हैव अ हायर स्कोर। ज़्यादातर लेंडर्स प्रेफर करते हैं उन इंडिविजुअल्स को जिनका सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा है। CIR भी कंसीडर होता है लोन्स के अप्रूवल के लिए अगर बोरोवर अप्रोच करते हैं। CIR and credit score not only help loan providers identify consumers who are likely to be able to repay their loans. CIR और क्रेडिट स्कोर से लोन प्रोवाइडर उन कंज्यूमर्स को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि लोन रीपेमेंट के योग्य हैं, बल्कि साथ में ये इसको ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा किफ़ायत से कर लेते हैं। इससे जो लोन अप्रूवल प्रोसेस है कंज्यूमर्स के लिए जल्दी हो जाता है। इंडिविजुअल जिनका हायर क्रेडिट स्कोर है वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के साथ बार्गेन कर सकते हैं बेटर टर्म्स के लिए, क्योंकि उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर परसीव किया गया है। जो कंज्यूमर्स हैं वो अब अपना क्रेडिट स्कोर या CIR डायरेक्टली सिबिल से देख सकते हैं और ख़ुद जान सकते हैं कि उन्हें लेंडर्स जो हैं वो कैसे परसीव कर रहे हैं। लोन लेने से पहले सिबिल लेंडर और इंडिविजुअल दोनों को ही ये एम्पावर कर देता है कि वो अपना फाइनेंशियल और क्रेडिट हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से देखें, समझें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं और होल्डर को वो ऑप्शन देते हैं कि इसके थ्रू वो फंड्स बोरो कर सकते हैं। ज़्यादातर ये पॉइंट ऑफ सेल पे होता है। क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंडर आता है। इंटरेस्ट परचेज़ के यूजुअली 1 महीने के बाद स्टार्ट होता है और जो इसमें जो लिमिट्स डिसाइड होती हैं वो प्री सेट होती हैं एज़ पर इंडिविजुअल्स क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट कार्ड्स हायर इंटरेस्ट रेट 34 to 36% पे करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और हर स्टोर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के लिए अलाउ करता है। इनकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस की वजह से ही क्रेडिट कार्ड आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ पेमेंट्स में माना जाता है, जो कि कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं। Credit card is a payment card which enables card holder to pay for goods and services based on the holder's promise to pay for them. ये एक पेमेंट कार्ड है जिसमें कार्ड होल्डर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है इस प्रॉमिस के बेस पे कि वो उनको फ्यूचर में पे करेगा। जो कार्ड का इशूअर है वो एक रिवॉल्विंग अकाउंट क्रिएट कर रहा है जिसमें कंज्यूमर को क्रेडिट दे रहा है और कंज्यूमर जो है वो बोरो कर रहा है मनी अपनी पेमेंट्स करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की या कैश एडवांस के लिए वो बोरो कर रहा है। इसके बेनिफिट्स यही हैं कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। डेबिट कार्ड या चेक्स के कंपैरिजन में कार्ड होल्डर जो है वो स्मॉल शॉर्ट लोन्स को ले लेता है बहुत आसानी से और उसको किसी भी परचेज से पहले ये सोचना नहीं पड़ता कि उसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, बशर्ते कि उसके जो टोटल चार्जेस हैं वो एक्सीड ना करें उसके मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट से। क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स पैकेजेस आते हैं जो कि एनहांस प्रोडक्ट गारंटीज, वारंटीज विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, फ्री लॉस डैमेज कवरेज ऑन न्यू परचेजेस, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोटेक्शंस आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रेंटल कार इंश्योरेंस लेते हैं तो कॉमन कैरियर एक्सीडेंट प्रोटेक्शन और ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी होते हैं जो आप रिडीम करा सकते हैं कैश के साथ या प्रोडक्ट्स के साथ या एयरलाइन टिकट्स के साथ। डेट्रीमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड टू द कार्ड होल्डर।
अगर हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। क्रेडिट कार्ड के जो रेट्स हैं वो सिर्फ एक फ़िक्स टर्म 6 या 12 महीने तक के लिए ही लो रहते हैं, उसके बाद हायर रेट चार्ज किया जाता है। जैसा सब क्रेडिट कार्ड्स में के चार्जेस में होता है, एक फ़ीस ली जाती है, इंटरेस्ट लिया जाता है। इससे कई बार कुछ केसेस में कस्टमर इतने ज़्यादा कर्ज में डूब जाते हैं कि वो बैंक करप्सी का शिकार हो जाते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड्स 30 से 36% का इंटरेस्ट लगाते हैं अगर आपने कोई पेमेंट मिस कर दी हो। कुछ केसेस में एक फ़िक्स चार्ज लगाया जाता है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किया जाता। इस तरह की सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स फी स्ट्रक्चर्स इन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री कस्टमर्स की एबिलिटी को लिमिट करते हैं कि वो कंपेयर कर सकें अपने प्रोडक्ट को जो वो परचेज़ करना चाहते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ या दूसरी शॉप में वो कंपेयर करना चाहें तो वो उनकी एबिलिटी लिमिट हो जाती है। इससे जो ये इंडस्ट्री है वो प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाती और इंडस्ट्री कस्टमर की कॉस्ट पे अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करती है। इसके बाद है इन्फ्लेटेड प्राइसिंग फॉर ऑल कंज्यूमर्स। जो मर्चेंट्स, जो बिजनेसमैन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं उनको इंटरचेंज फ़ीस और डिस्काउंट फ़ीस भी देनी पड़ती है सभी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में। इससे वो इसके चार्जेस वो कस्टमर से चार्ज करते हैं, वो भी जो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी इसका पैसा पे करना पड़ता है टू कवर द फीस ऑन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। वीकेंड सेल्फ रेगुलेशन। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कंज्यूमर्स ज़्यादा स्पेंड करते हैं अगर वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो आपको पेमेंट का कॉस्ट, पेमेंट का दर्द महसूस नहीं होता है और इसी वजह से रिसर्च में ये भी आया है कि आप अननेसेसरी कंजम्पशन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट कार्ड। ग्रेस पीरियड। क्रेडिट कार्ड के केस में ग्रेस पीरियड वो टाइम होता है जो कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो अपने बैलेंस को पे कर सके। उसके बाद उस पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है। ग्रेस पीरियड वेरी करता है 20 से 55 दिन के बीच में और डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट कार्ड की टाइप क्या है और इशूइंग बैंक कौन सा है। यूजुअली कस्टमर अगर लेट होता है पेमेंट के लिए तो फाइनेंस चार्जेस भी कैलकुलेट किए जाते हैं और ग्रेस पीरियड अप्लाई नहीं होता है। फाइनेंस चार्जेस अकर करते हैं। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है अगर कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियस बिलिंग साइकिल का नहीं है। अब हम बात करते हैं पर्सनल लोन्स की। पर्सनल लोन्स वो अमाउंट है जो इंडिविजुअल को दिया जाता है पर्सनल पर्पस के लिए और ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पे कर देना पड़ता है। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बैंक को कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये इन्फॉर्मेशन बैंक टू बैंक वेरी करती है बट कॉमन फैक्टर जो है वो ये है कि एप्लीकेंट को एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उसका एक क्रेडिट रिपोर्ट अच्छी होनी चाहिए और एक एक्सेप्टेबल सिबिल स्कोर होना चाहिए। सिबिल स्कोर और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। हायर सिबिल स्कोर लो इंटरेस्ट जनरेट करता है जबकि लो सिबिल स्कोर को पेनलाइज किया जाता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पर्सनल लोन का रीपेमेंट वेरी करता है कि वो 12 मंथ से 30 इयर्स के बीच में दिया जाए और ये साइज़ और टाइप ऑफ लोन पे भी डिपेंड करता है। रीपेमेंट की जो टर्म्स हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए एप्लीकेंट को।
और जब आप लोन ले लेते हैं तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी चाहिए ताकि आप लोन को पे ऑफ कर सकें। मंथली पेमेंट जो है उसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। जितनी जल्दी आप पेमेंट्स करेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन होगा और आपका इंटरेस्ट कम लिया जाएगा। जब आप लोन ले लेते हैं तो आपकी ये एक्टिविटी क्रेडिट रेटिंग ब्यूरोज के पास पहुंच जाती है। इस तरह से आपका सिविल स्कोर भी इफेक्ट होता है। इन केस आप अपना लोन समय से पहले देना चाहते हैं, चुकाना चाहते हैं, तो बैंक उसमें कुछ अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी लगाता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक्स के लिए एक इनकम है। एप्लीकेंट को लोन एग्रीमेंट को ध्यान से देखना चाहिए और अगर इन केस उसमें रीपेमेंट पेनल्टी का प्रोविज़न है तो बैंक से नेगोशिएट करके उस क्लॉज को हटवाना चाहिए। पर्सनल लोन के केस में जो लिमिट है वो डिटरमिन होती है कि आपकी इनकम कितनी है और आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। नॉर्मली 2.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन हम अवेल करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में बेंगलोर, हैदराबाद, इन जैसी सिटीज़ में सैलरीड इंडिविजुअल्स या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स 5 लाख रुपीज़ का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। स्पाउस की इनकम भी इंक्लूड की जाती है प्रोवाइडेड ही और शी गारंटीज द लोन और द लोन इज़ टेकन जॉइंटली। KYC की नॉर्म्स जो हैं वो आपको पूरे करने होते हैं। अगर आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ, ऑफिशियल एड्रेस का प्रूफ, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 इन केस आप सैलरीड पर्सन हैं, IT रिटर्न्स ऑफ लास्ट 2 to 3 years in case you are self-employed, and in case you are not an existing bank customer तो आपको अपनी आइडेंटिटी और अपना रेजिडेंशियल प्रूफ दोनों इस्टेब्लिश करना होता है। लोन की जो रीपेमेंट है वो हर महीने EMI की फॉर्म में आप देते हैं और इन केस आप EMI ज़्यादा देना चाहते हैं तो उस केस में आपको नो प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। EMI स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। EMI में प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट्स रहते हैं। EMI कैलकुलेटर से आप पता लगा सकते हैं आपकी मंथली पेमेंट्स कितनी होंगी और बेस्ड ऑन व्हाट इज़ द लोन अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट पीरियड। बैंक नॉर्मली प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है 1% के लोन के ऊपर और ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। प्रोसेसिंग फ़ीस आपको अपफ्रंट देनी पड़ती है, लोन लेने के साथ ही देनी पड़ती है। इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं होते हैं। आप फिक्स इंटरेस्ट या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ले सकते हैं। अगर आप डेली, मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस लेते हैं तो इंटरेस्ट सिर्फ आउटस्टैंडिंग लोन पे कैलकुलेट होगा जो कि EMI की पेमेंट के साथ घटता जाएगा, या अगर आप कोई प्री पेमेंट लेते हैं तो इससे आपकी इफ़ेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाती है। एजुकेशनल लोन्स, स्टूडेंट्स जो लोन लेते हैं वो एजुकेशनल लोन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये हायर एजुकेशन को फंड करने का एक तरीका है, पॉपुलर मेथड है। सभी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एजुकेशन लोन्स ऑफ़र करते हैं। इसमें अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको एग्जाम्पशन मिलती है। अपनी इनकम में से अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशनल लोन का, ये आपके अपने लिए भी हो सकता है, अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए। ये 8 साल के लिए है। जिस साल से आप रीपे करना स्टार्ट करते हैं या आप ड्यूरेशन ऑफ लोन कुछ और भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो लोन का अमाउंट है वो
इंडिया में स्टडीज़ के लिए 10 लाख है, और अगर आप अब्रॉड से स्टडी कर रहे हैं, विदेश से शिक्षा ले रहे हैं, तो ये 30 लाख भी हो सकता है। नॉर्मली रीपेमेंट स्टार्ट होती है जब आप जॉब सिक्योर करते हैं उसके 6 महीने के बाद, या अपना कोर्स कंप्लीट करें, जो भी इसमें से पहले हो। कोर्स के कंप्लीट होने के एक साल के अंदर या जॉब लेने के 6 महीने के बाद से ये स्टार्ट हो सकता है। लोन का मैक्सिमम अमाउंट अगर 4 लाख रुपए है तो उसको आप 10 साल में वापस कर सकते हैं। अगर 4 से 7.5 लाख के बीच में है तो ये 10 साल के लिए ही है, आप रीपेमेंट करेंगे। और अगर ये 7.5 लाख से ऊपर है तो आपको 12 इयर्स में इसको वापस करना होता है, लेकिन ये भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। लोन रीपेमेंट का जो शेड्यूल है वो मॉरेटोरियम पीरियड के इंटरेस्ट को, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करता है। ये लोन के अमाउंट में ऐड हो जाता है, और जब भी आप रीपेमेंट स्टार्ट करते हैं तो ईएमआई में ये जुड़ा होता है। ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, या आप में आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कंपोनेंट्स को लेके चलता है। ईएमआई कैलकुलेट होता है आपके लोन के टेन्योर पे। जितना बड़ा आप लोन लेंगे, बड़ी टर्म के लिए आप लोन लेंगे, आपका ईएमआई कम होगा, और शॉर्टर पीरियड के लिए आप ये ईएमआई डिसाइड करवाते हैं तो ये ज़्यादा होगा। लोन जो है, लोन आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेज करने के लिए भी ये प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, इन सब को परचेज़ करने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। ये 6 मंथ्स टू 30 मंथ्स के बीच में आपको रीपे करने होते हैं। आपको इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। इसमें आपका वैलिड इनकम डॉक्यूमेंट होता है, रेजिडेंशियल प्रूफ, पोस्ट डेटेड चेक्स आप देते हैं रीपेमेंट के लिए, और जिस तरह का भी आप क्रेडिट प्रोग्राम चूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आपको देने हो सकते हैं। पर्सनल लोन में अगर हम देखते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिक्योर्ड लोन से ज़्यादा होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस में मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स भी लोन ऑफ़र करते हैं, फाइनेंस ऑफ़र करते हैं। इसमें वो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। इसमें कस्टमर को एक अपफ्रंट इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है और एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस भी। मैन्युफैक्चरर जो है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बियर करता है, जो कि रिस्क ग्रेडेशन, कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिन और रिस्क प्रीमियम पे डिपेंड करता है। इस तरह के लोन्स में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, और लोन लेने के 6 मंथ्स के अंदर ही आप चाहें तो इसको लोन की पेमेंट करके उसे बंद भी कर सकते हैं, समाप्त भी कर सकते हैं। देन इज़ ऑटो लोन। पर्सनल लोन अगर ऑटोमोबाइल व्हीकल परचेज करने के लिए लिया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो लोन। कार लोन इज ए सिक्योर्ड लोन एज कार इज़ टेकन एज कोलेट्रल। कार फाइनेंस ज़रूरी हो गया है बिकॉज द प्राइजेज ऑफ कार्स हैज़ गॉन आउट ऑफ द रीच ऑफ इंडिविजुअल। परचेजर्स, बायर्स जो हैं वो इस तरह का लोन नई कार्स पे या सेकेंड हैंड कार्स पे भी ले सकते हैं जो 5 इयर्स से कम हो। 5 इयर्स से तो वो कार्स या व्हीकल्स जो 5 साल से कम पुराने हैं उन्हें आप लोन लेकर भी ले सकते हैं। स्पाउस की इनकम इसमें इंक्लूड हो जाएगी अगर वो एज अ को बोरोअर इसमें ज्वाइन करते हैं। रीपेमेंट के शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि 84 EMIs तक आप लोन ले सकते हैं। मींस 7 साल तक का लोन आप ले सकते हैं। यहाँ पर EMI जो है वो कैलकुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ लोन यू आर टेकिंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ एप्लीकेबल। लोन का टर्म और लोन की रेट अगर ज़्यादा होगी तो EMI भी ज़्यादा होगी। व्हीकल के केस में अगर उस पर लोन लिया जाता है तो ये लोकल RTO को के पास इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है
जब हम बात करते हैं होम लोन या मॉर्गेज लोन की, बैंक्स, हाउसिंग फंड कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब घर या हाउस परचेज करने के लिए लोन देते हैं। होम मॉर्गेज में जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो लेंडर को टाइटल या मालिकाना हक ट्रांसफ़र करता है, इस कंडीशन पे कि ये टाइटल जो है वो वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा ओनर को जबकि लोन की रीपेमेंट हो जाएगी या मॉर्गेज की जो और दूसरी कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी। होम लोन जो है वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लगाया जा सकता है जो कि मंथली पेमेंट्स के साथ दिया जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही पे किए जाते हैं EMIs में। जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट हम पे करते जाते हैं, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो नीचे आता जाता है, कम होता जाता है। होम लोन की वजह से ही एक समाज के एक बड़े भाग को अपना घर लेने का अवसर मिल पाता है, क्योंकि लोन लेते हुए शुरुआत में एक बहुत छोटा सा अमाउंट ही उन्हें अपफ्रंट देना होता है। लेंडर क्योंकि टाइटल को होल्ड करता है टिल द रीपेमेंट ऑफ द लोन, उसके पास ये राइट होता है कि वो रीपेमेंट ना होने के केस में, पेमेंट्स ना होने के केस में उस घर को, उस प्रॉपर्टी को ओपन मार्केट में बेच सकता है। होम मॉर्गेज जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेट है और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बाकी तरह के लोन से कम रहता है। होम लोन कई तरह के होते हैं। फर्स्ट इज होम परचेज लोन, ये बेसिक टाइप ऑफ होम लोन है जिसमें आप नया घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। सेकेंड इज होम इम्प्रूवमेंट लोन, इसमें अगर आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, वो होम जो आपने पहले से ही आपके पास है। तीसरा है आपका होम एक्सटेंशन लोन, इन केस यू वांट टू एक्सटेंड और एक्सपैंड योर एग्जिस्टिंग होम, जैसे आप एक एक्स्ट्रा रूम उसमें क्रिएट करना चाहते हैं तो आप होम एक्सटेंशन लोन लेंगे। अनदर इज होम कन्वर्जन लोन, अगर आप ऑलरेडी होम लोन ले रहे हैं अपने करंट होम के लिए, लेकिन आप घर बदलना चाहते हैं, तो उस केस में आप पुराने होम लोन को नए होम लोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स जो आपका कन्वर्टेड लोन है वो आपको पुराना लोन पे करने में मदद करेगा, क्योंकि उसमें आपको एक्स्ट्रा फंड्स मिल जाएंगे। और इसके साथ ही एक तरह का लोन जिसे हम कहते हैं ब्रिज लोन। ब्रिज लोन, जब आप एक घर बेचना चाहते हैं और दूसरा घर लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको फाइनेंस करने के लिए आपको एक लोन प्रोवाइड किया जाता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि आपको अपने पुराने घर के लिए कोई बायर नहीं होगा। मॉर्गेज लोन जो है वो ज़्यादातर लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स में आते हैं। इनमें जो पेमेंट की जाती है पीरियोडिक पेमेंट, उसकी कैलकुलेशन एन्युटी के फॉर्मूले से ही, इसमें बेसिकली मंथली पेमेंट्स की जाती हैं जो कि 10 से 30 बैंकर्स या लेंडर्स जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ये उनके लिए इंटरेस्ट और इन फंड्स को वो खुद से ही क्रिएट करते हैं, बोरो करते हैं। इसके लिए वो डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं, बॉन्ड्स भी, और जिस रेट पे वो बोरो करते हैं वो लोन भी लेंडर्स को किस रेट पे ये पैसा खुद को मिल रहा है, बोरोवर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को इफेक्ट करें। हाउसिंग लोन लेने पर यू गेट सम ऑल्सो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन रेजिडेंट्स आर एलिजिबल फॉर सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24(1). 1,50,000 रुपये पर एनम, 1,50,000 पर एनम की आपको रिडक्शन मिलती है इन केस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में रहते हैं, जबकि
ये सारा इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है आपकी रेंटल इनकम से, अगर आपने उसको लेट आउट किया। अगर आपने किराए पे दी रेंटल इनकम में से ये सारा का सारा इंटरेस्ट आप डिडक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंडर अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते हैं तो 1 लाख रुपए तक का डिडक्शन। Term loans are of 3 types: short term, medium term and long term. For individuals, the classification is based on repayment, which is as follows. Within 3 years, if it is for 3 years, 3 साल के लिए है तो वो short term है. If it is for more than 3 years, it is medium term, and if it is for more than 5 years, it is long term. शॉर्ट टर्म में जो लोन्स दिए जाते हैं जो कि 3 साल तक के लिए हैं वो गोल्ड लोन्स हैं, लोन ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी है, पर्सनल लोन्स हैं, लोन ऑन टर्म डिपॉजिट्स हैं, लोन ऑन पीपीएफ्स भी दिए जाते हैं और शेयर्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के अगेंस्ट भी दिए जाते हैं। मीडियम टर्म्स में जो रीपेमेंट है वो 3 और 5 साल के बीच में होती है। ये लोन दिए जाते हैं अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स। इसके अलावा शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के लिए भी लोन दिए जाते हैं। व्हीकल लोन्स भी दिए जाते हैं इसी पीरियड के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करते हैं तो दे आर पेड फॉर पीरियड मोर देन 5 ईयर्स। यहाँ पर हम हाउसिंग लोन्स को मेनली देखते हैं। जो है भी लोन लेते हैं उनकी लोन लेने की अमाउंट और ज़रूरतें अलग अलग हैं। उनके लिए जो लोन प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं वो भी अलग। कॉर्पोरेट को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होते हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए। सपोर्ट कर रहे हैं तो प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट लोन के लिए, कैश क्रेडिट और बिल डिस्काउंट। मीडियम टर्म लोन वो लेते हैं टू फाइनेंस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, प्लांट एंड फिजिकल। जबकि लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं वो लंबे समय तक जो एसेट रहते हैं, फिक्स एसेट रहते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फॉरेन करेंसी लोन, इस तरह की जरूरतों को पूरा करने के। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स में एसएमईज या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर जो रीपेमेंट का शेड्यूल रहता है वो प्रोजेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो पे बेस्ड होता है। इंटरेस्ट रेट फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है, और इसमें कस्टमर जो है वो बैंक से नेगोशिएट। इसके अलावा हमारे पास कैश क्रेडिट रहता है। ये फैसिलिटी बिजनेस कस्टमर्स को दी जाती है और इसमें स्टॉक है, इसको एज अ सिक्योरिटी प्लेज किया जाता है। अकाउंट में कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो डिसाइड होती है जो कि स्टॉक का 75 to 80% होता है, और इसे बोरोवर डिक्लेयर करता है एक स्ट्राइक फॉर्मेट में। बैंक जो है वो पीरियोडिकल सरप्राइज चेक करते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि जो बोरोवर क्वांटिटी और वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है अपनी पीरियोडिक स्टेटमेंट में वो सही है या। इससे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। साथ ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हम डिस्कस करते हैं। ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो एक पीरियड के लिए 1 साल के लिए सैंक्शन होती है और ये रोल ओवर हो जाती है बैंक के रिव्यू के बाद। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है जो अमाउंट आप एक्चुअली विड्रॉ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उस अमाउंट पर। जनरली ओवरड्राफ्ट एक हम समझ सकते हैं कि एक अनसिक्योर्ड ओपन एंडेड फैसिलिटी है
जो कि बोरोर को दी जा रही है, ये प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट और भी कोई इंडिविजुअल दे सकते हैं, इसमें आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, सिर्फ आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के लिए बेस पर ही आपको ये ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। या अगर आपसे सिक्योरिटी ली जाती है तो आप कोई फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या स्टॉक या बॉन्ड्स आप उसमें या LIC आप उसमें एज ए सिक्योरिटी दे सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के टाइप के बारे में जान लेते हैं। पहला है इंट्राडे ओवरड्राफ्ट लिमिट। इसमें एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की जाती है जो कि आप दिन के दौरान ओवरड्रॉ कर सकते हैं। आप दिन के दौरान ड्यूरिंग द डे आप इस लिमिट तक विड्रॉ कर सकते हैं, ओवरड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दिन की समाप्ति पर आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो एक नॉर्मल लिमिट में वापस आ जाना। ये इंट्राडे ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो एंड ऑफ द डे लिमिट से ज़्यादा होता है। दूसरा है एंड ऑफ द डे ओवरड्राफ्ट लिमिट। बोरोअर्स को अपने रिसीट्स और पेमेंट्स के मिसमैचेस को ठीक करने के लिए ये लिमिट दी जाती है। इसमें जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो नॉर्मल लिमिट्स में आ जाना चाहिए कुछ ही दिन। आने वाले दिनों में आपका बैलेंस अगर ऊपर नीचे है तो उसको नॉर्मल लिमिट में ले आना। ओवरड्राफ्ट लेने से क्या फायदे हैं? ओवरड्राफ्ट में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। एक छोटी स्मॉल फीस आपको पे करनी पड़ती है। ये आपको अपनी एसेंशियल पेमेंट्स को पे करने में मदद करते हैं, कैश फ्लो को मेंटेन करने में मदद करते हैं और आप जब भी आपको ज़रूरत हो, नीड हो, आपको ले सकते हैं। ये बहुत आसानी से और जल्दी अरेंज हो जाता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट के साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है जो लोन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू लोन। Unless and until it is specified, bank can recall the entire overdraft at any time. अगर आप अपनी दूसरी पेमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस को आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो बैंक कभी भी आपसे ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सारी की सारी विड्रॉ कर सकता है और आपको पेमेंट करने के लिए। ओवरड्राफ्ट जो है वो आपके बिजनेस एसेट्स पे सिक्योर्ड होते हैं, इसलिए उसमें भी आपको एक रिस्क रहता है इन केस आप अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते। परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने का एक और मेथड है। बैंक इसमें कमर्शियल बिल्स को परचेज करता है या उनको डिस्काउंट करता है और इससे फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक मेथड है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। सिंस बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ स्टैंड अलोन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ एडमिसिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिजनेस एंटिटीज़ प्रेफर करती हैं कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करें बायर्स पे, और अगर बायर्स अपने बिल को ऑनर नहीं कर सकता, अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर पाता है, तो उनके लिए आसान होता है कोर्ट में जाना और अपने ड्यूज़ डैमेजेस को क्लेम करना। इसमें सेलर ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस, बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ बायर बैंक को भेजते हैं, जिसमें बायर को डॉक्यूमेंट डिलीवर होते हैं जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो जाता है या पेमेंट हो जाती है। जो हैं बिल्स अगेंस्ट पेमेंट होते हैं। अगर
बायर इमीडिएट पेमेंट के बेसिस पे बिल लेता है, और बिल अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होते हैं इन केस बायर को 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज का क्रेडिट चाहिए होता है। इसमें बायर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है और डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है और ड्यूज पे करता है बैंक को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अगर बैंक एंडोर्स करते हैं तो ये बायर्स के लिए वैलिड डिस्चार्ज है पेमेंट का। सेलर्स इस तरह से बैंक से क्रेडिट लेते हैं और उन बिल्स के अगेंस्ट जो उन्होंने बायर्स के ऊपर लिखे हैं। अब जब एंडोर्स हो जाता है तो बैंक होल्डर बन जाता है और वो बायर्स को क्लेम कर सकता है पेमेंट के लिए। बैंक जब बिल को परचेज करता है तो वो बिल्स पेबल ऑन डिमांड को लेता है, और अगर वो डिस्काउंट करता है जो कि एक क्रेडिट पीरियड के बाद बिल ड्यू है, तो दोनों ही केसेस में बैंक इंटरेस्ट डिडक्ट करता है जिस पीरियड के लिए बिल ड्यू है। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन सिक्योरिटी। जब बैंक क्रेडिट देता है तो वो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ भी लेता है, जो लैंड हो सकता है, बिल्डिंग, गुड्स, शेयर्स, LICs, FDs। इसमें जो चार्ज लगाया जाता है सिक्योरिटीज़ पे उसको हम देखते हैं। पहला है लियन, दूसरा प्लेज, तीसरी तरीके का चार्ज है हाइपोथेकेशन, मॉर्टगेज, असाइनमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट लियन, लियन राइट है उस पर्सन का जिसके पास उन गुड्स का पोजेशन है टू रिटेन देम अनटिल डेट्स ड्यू टू देम हैव बीन सेटिस्फाइड। जब तक लोन की पेमेंट नहीं होगी, जब तक ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप उन गुड्स को पोजेस कर सकते हैं। ये आपका राइट है। ये जनरल भी हो सकता है और पर्टिकुलर भी। जनरल लियन में एक जनरल डीलिंग होती है दो पार्टीज़ के बीच में, जिसमें एक पार्टी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर होल्ड कर सकती है। पर्टिकुलर लियन ये उन्हीं गुड्स पे होता है जिस पे लोन या डेट लिया जाता है। पर्टिकुलर लियन उस व्यक्ति द्वारा लिया जाता है जिसने टाइम, लेबर या मनी स्पेंड की है उन गुड्स के ऊपर। जैसे एक मैकेनिक जो है वो स्कूटर को या व्हीकल को रिटेन कर सकता है जब तक कि उसके रिपेयर चार्जेस पे ना कर दिए जाएं। बैंकर की जो लियन है वो एक जनरल लियन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना हो तो बैंकर्स जो हैं वो उनके पास जो गुड्स रखी जाती हैं सिक्योरिटी के लिए उन पे जनरल लियन रखता है और अपने पास रिटेन करता है। राइट ऑफ लियन क्रिएट करने के लिए कुछ अलग से एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता है। बैंक के पास जो कलेक्शन के लिए बिल या डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं उन्हें बैंकर्स एज अ लियन अपने पास रखता है। लियन उन सिक्योरिटीज़ पे एक्सटेंड होता है जो किसी स्पेसिफिक लोन के लिए बैंक के पास रखी जाती हैं, लेकिन लोन पेमेंट हो जाने के बाद भी बैंक के पास रह जाती हैं। बैंक की जो लियन है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है ऑर्डिनरी लियन से। इसके बाद हम देखते हैं प्लेज क्या है। प्लेज इज़ अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। बेलमेंट का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सामान एज अ सिक्योरिटी देता है, और जब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें गुड्स रिटर्न कर दी जाती हैं या उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाता है एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज़ डिलीवरिंग देम। जो पर्सन गुड्स दे रहा है उसे हम प्लेजर कहते हैं, और पर्सन जिसे डिलीवर किया जा रहा है दैट पर्सन इज़ कॉल्ड प्लेजी। ओनरशिप प्लेजर के ही पास रहती है। यहाँ जो सिक्योरिटी के लिए गुड्स दी जाती हैं वो एडवांस के अगेंस्ट सिक्योरिटी होती हैं। ये एक्चुअल भी हो सकती हैं और कंस्ट्रक्टिव भी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गोडाउन जिसमें वो गुड्स रखी गई हैं या डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स बैंक को डिलीवर कर दिए जाते हैं। प्लेज के कुछ एडवांटेजेस हैं। प्लेज को सबसे सेटिस्फैक्ट्री मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज माना गया है। इसमें बैंक के पोजीशन में गुड्स आ जाती हैं और अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक उन्हें
डिस्पोज ऑफ कर सकता है बोरोअर को एक नोटिस देकर। इंसॉल्वेंसी के केस में भी बैंक उसको सेल कर सकता है और अपना बैलेंस क्लेम जो है वो लॉन्च कर सकता है। हाइपोथेकेशन केस में बैंक कुछ राइट क्रिएट करता है उन गुड्स के ऊपर या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बिना उनका लेंडर के पोजीशन से ट्रांसफ़र किए हुए। गुड्स बोरोअर के पोजीशन में ही रहती हैं और इस एग्रीमेंट में वो अपना पोजीशन क्रेडिटर को तब ट्रांसफ़र करता है जब उससे कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस को एज अ सिक्योरिटी ऑफ़र करते हैं तो बोरोअर जो है वो उस स्टॉक को यूज़ कर सकता है, सेल कर सकता है और नए स्टॉक के साथ उसको रिप्लेनिश कर सकता है। इसमें एसेट्स के ऊपर एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है। मॉर्गेज को हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस बाय वे ऑफ लोन। बैंक अपने पास सिक्योरिटी के लिए जो एसेट रखता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रखता है लोन के अगेंस्ट, उसमें जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट है। ये लोन एग्जिस्टिंग भी हो सकता है और फ्यूचर डेट भी हो सकता है या किसी परफॉर्मेंस के एश्योरेंस के लिए भी हो सकता है जिसके ना करने पर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। ट्रांसफरर यहाँ पर मॉर्गेजर है और ट्रांसफरी मॉर्गेजी, और जो इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफ़र का उसे मॉर्गेज डीड कहते हैं। जब हम इक्विटेबल मॉर्गेज की बात करते हैं तो ये वो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट से क्रिएट होता है जो या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा कि प्रॉपर्टी के अंदर इक्विटेबल इंटरेस्ट पास ऑन हो गया है मॉर्गेजी को एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट ड्यू और टू बिकम ड्यू। इसमें लीगल टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है मॉर्गेजी को, बट मॉर्गेजर जो है वो अंडरटेक करता है थ्रू अ मेमोरेंडम कि वो एक लीगल मॉर्गेज साइन कर रहा है। अगर वो डेट की रीपेमेंट नहीं कर पाया टाइम पे तो उस केस में वो उसे ट्रांसफ़र कर देगा। इक्विटेबल मॉर्गेज जो है वो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो वो बेटर सिक्योरिटी होती है, बट रजिस्ट्रेशन की वजह से जो कॉस्ट है वो बोरोअर को बढ़ जाती है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं। इक्विटेबल मॉर्गेज लीगल मॉर्गेज से बेटर है क्योंकि ये इजी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दोनों ही नहीं पे करने पड़ रहे। इक्विटेबल मॉर्गेज में मॉर्गेजर का जो क्रेडिट है वो भी सफ़र नहीं करता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के एब्सेंस में नोबडी नोज़ अबाउट द ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट द मॉर्गेजी। मॉर्गेजी को सेम राइट रहता है जैसा कि लीगल मॉर्गेज में दिया गया है। इक्विटेबल मॉर्गेज में बैंकर को ये रिस्क रहता है कि बोरोअर जो है वो एक लीगल मॉर्गेज डीड साइन कर ले किसी और पार्टी के लिए। इक्विटेबल मॉर्गेज का पॉजिटिव साइड है कि ये आसान है, किफ़ायती है। जो स्टैम्प ड्यूटी चुकाई जा रही है वह रजिस्टर्ड मॉर्गेज की तुलना में काफ़ी कम रहती है। कई स्टेट्स में इक्विटेबल मॉर्गेज में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लोन की राशि का 0.1% से भी कम रहता है। दूसरी मॉर्गेज में स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को 2 बार चुकाना पड़ता है, जब मॉर्गेज बनाया जाता है तब और जब उसे बंद किया जाता है तब भी। उधार देने वाले और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को या मॉर्गेज को छुड़ाने के लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ता है। जब आप बैंक को अपना पूरा पैसा वापस कर देंगे तब बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो असली डीड आपको लुटा देंगे। रजिस्टर्ड मॉर्गेज पर बैंक ज़्यादा रिलाई क्यों करते हैं? इसका कारण है कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में इक्विटेबल मॉर्गेज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। सिर्फ लेंडर और बोरोअर, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी को ही प्रॉपर्टी के चार्ज का पता होता है, जानकारी होती है, और ये पॉसिबिलिटी रहती है कि लोन को बिना पूरा चुकाए ही प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को बेच दी जाएगी और नए क्लाइंट को या कस्टमर को, पार्टी को बैंक के पास उस प्रॉपर्टी के मॉर्गेज की कोई जानकारी नहीं होगी क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यह एक वर्बल बेसिस पे किया गया एग्रीमेंट है। इस वजह से बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस
इक्विटेबल मॉर्गेज को इतना कंसीडर नहीं करती हैं। ऐसे केसेस में धोखाधड़ी के कई मामले पिछले कई सालों में हम देखते आए हैं, जिसमें एक ही लोन के लिए, एक ही प्रॉपर्टी के लिए कई बार लोन लिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। हम बात करते हैं मॉर्गेजी के राइट्स की। तो मॉर्गेजी के पास राइट है मॉर्गेज मनी के लिए स्यू करने का, प्रॉपर्टी को सेल करने का इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, राइट ऑफ पोजेशन, दैट इज़ अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है और प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके पास हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकते हैं। राइट ऑफ फोरक्लोजर, अगर कोई मॉर्गेज कंडीशनल सेल के साथ है तो मॉर्गेजी फोरक्लोजर के लिए भी स्यू कर सकता है। उसे कोर्ट से एक ऑर्डर लेना पड़ेगा जिसमें मॉर्गेजी को उस प्रॉपर्टी को रिडीम करने का राइट मिल जाएगा और मॉर्गेजर उससे डिबार हो जाएगा। सिक्योर्ड लोन्स जो हैं वो एक टेंजिबल एसेट की सिक्योरिटी पे दिए जाते हैं। ये स्टॉक भी हो सकता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जब ये लोन ग्रांट किए जाते हैं तो इन एसेट्स पे एक चार्ज क्रिएट किया जाता है जिससे बैंक रिकवर कर सकता है ड्यूज़ को इन केस बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है और लोन की रीपेमेंट नहीं करता है। बैंक इन एसेट्स को बेचकर जो सेल्स प्राइस आता है, सेल्स प्रोसीड्स होती हैं, उनसे अपने ड्यूज़ को रिकवर करता है। लोन्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं वो कोई भी हो सकती हैं, लेकिन सबको बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। जो जनरली एक्सेप्टेड प्रॉपर्टीज़ या सिक्योरिटीज़ हैं वो हैं मेनली टेंजिबल एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड एन्युटीज, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स भी हो सकते हैं जैसे रेलवे रिसीट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स, स्टॉक, LICs, फिक्स डिपॉजिट्स, रिसीट्स। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इक्विटीज़ और बॉन्ड्स भी आते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हैं, वारंट्स हैं। जब हम इक्विटी शेयर के बारे में बात करते हैं, इसमें ओनर जो है वो कंपनी के एक पार्ट को ओन करता है जिसने उन शेयर्स को इशू किया है। शेयर्स के केस में शेयर होल्डर को ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो उसे उन पे डिविडेंड मिलता है। ये डिविडेंड जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, डिक्लेयर होता है। जहाँ तक बॉन्ड्स का सवाल है, बॉन्ड्स एक डेट सिक्योरिटी है जिसको जब हम परचेज करते हैं तो हमें कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन में कोई राइट नहीं होता है, लेकिन हम एंटाइटल होते हैं प्रिंसिपल के रीइंबर्समेंट में और इंटरेस्ट के पेमेंट में। कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है या बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पे किया जा सकता है। इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट कोई भी हो सकता है और इसे हाफ ईयरली या ईयरली भी पे किया जा सकता है। वारंट्स जो है वो कंपनी इशू करती है। इसमें होल्डर को ये राइट दिया जाता है कि वो एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शेयर्स प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे परचेज कर सकता है। तो हम समराइज कर सकते हैं कि लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट सभी बैंक्स का एक क्रूशियल फंक्शन है जिसे
एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट टीम मैनेज करती है। वो डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करती है जिसमें लोन्स को कैटेगराइज किया जाता है रिवॉल्विंग लोन में और इंस्टॉलमेंट लोन में, सिक्योर्ड या इनसिक्योर्ड लोन में, फिक्स रेट लोन या फ्लोटिंग रेट लोन्स में। सिबिल हेल्प करता है लेंडर्स को टू इंक्रीज ग्रांटिंग गुड क्वालिटी लोन्स, जिससे लोन के लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएं और लोन की प्रोसेसिंग फास्टर हो। बैंक्स 5 C's ऑफ लेंडिंग का रूल फॉलो करते हैं, जो कि है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशंस। बैंक जो लोन दे रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। और कॉरपोरेट को भी लोन्स दे रहे हैं वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन्स भी दे रहे हैं। सिक्योर्ड लोन के केस में सिक्योरिटी वो ले रहे हैं कस्टमर से, ताकि वो जो रिस्क है वो उसको काउंटर कर सके। डिफरेंट चार्जेस लगा रहे हैं, जो कि हैं लियन, प्लेज, हाइपोथेकेशन एंड मॉर्गेज। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ये इंश्योर किया जाता है कि वल्नरेबल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे कि एग्रीकल्चर, इनको सफिशिएंट एडिक्वेट क्रेडिट मिल सके। एग्रीकल्चर इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ इंडिया के जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन करता है। एलाइड एक्टिविटीज़ मीन्स लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरी, ये सब मिला के 17% ऑफ जीडीपी जनरेट करते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इंडिया स्पाइसेस और स्पाइस प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर भी है। इंडिया फ्रूट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया फार्म्स एंड एग्रीकल्चर आउटपुट में तीसरा स्थान रखता है पूरे वर्ल्ड में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो कंट्री के एक्सपोर्ट का 10% है और एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ में चौथे स्थान पर आता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ बैंक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस हैं कि बैंक्स अपने ANBC दैट इज़ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इनमें से जो भी ज़्यादा हो उसका 40% एलोकेट करें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। 2015 में ग्रॉस बैंक क्रेडिट था 61 लाख करोड़ और उसमें से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पोटेंशियल 25 लाख करोड़ था। इसमें से भी बैंक को 18% ऑफ ANBC एग्रीकल्चर को देना होता है। एग्रीकल्चर में सब कैटेगरीज हैं फार्म क्रेडिट, जो कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स हो सकता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंशनरी एक्टिविटीज़ हो सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पोटेंशियल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इस अमाउंट में से बैंक को 8% ऑफ ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट जो भी ज़्यादा हो वो स्मॉल मार्जिनल के लिए देना था। इसको एक फेज मैनर में अचीव किया जाना था। 7% बाय
मार्च 2016 एंड 8% बाय मार्च 2017। इस तरह से 4 लाख करोड़ रुपया स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए ईयरमार्क था। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से हम समझते हैं एज़ पर RBI, जो बैंकिंग की अपेक्स बॉडी है और रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, वो फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से कम है वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में है वो स्मॉल फार्मर्स हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसीज एंड शेयर क्रॉपर्स, जिनके पास लैंड होल्डिंग विद इन लिमिट्स है, उसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स इनको लोन देते हैं। वो ग्रुप्स जो इंडिविजुअल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के हैं और एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में लगे हैं। बैंक फार्मर्स की प्रोड्यूसर कंपनीज़ को और कोऑपरेटिव्स को, दोनों को ही लोन देते हैं जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का शेयर मेंबरशिप 75% से कम नहीं होना चाहिए, ना सिर्फ नंबर में बल्कि लैंड होल्डिंग में भी। इसके साथ ही हम समझते हैं कि व्हाट इज़ ANBC, दैट इज़ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट से बैंक का मतलब है उसका बैंक क्रेडिट इंडिया में माइनस बिल डिस्काउंटेड विद RBI and other approved financial institutions plus investment in non-SLR categories। इसमें वो इन्वेस्टमेंट्स भी ऐड होती हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद आती है कैटेगरीज एलिजिबल अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सबसे पहला है फार्म क्रेडिट। बैंक जो इंडिविजुअल फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, इंक्लूडिंग ग्रुप्स को जो लोन दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स को, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को जो कि एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसमें एलाइड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बी कीपिंग, सेरिकल्चर। इसके साथ ही क्रॉप लोन्स जो हैं वो फार्मर्स को दिए जाते हैं, वो आ जाते हैं। और ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर एंड फार्मर्स को जो लोन दिए जाते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में, वो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स में भी दिए जाते हैं। ये लोन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और मशीनरी परचेज करने के लिए हो सकते हैं, इरिगेशन के लिए और दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। हार्वेस्ट से पहले और बाद में प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिए जाते हैं। लोन्स 50 लाख रुपीज़ से तक के होते हैं जो कि अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथेकेशन होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। ये 12 महीने से कम पीरियड के लिए दिए जाते हैं। डिस्ट्रेस फार्मर्स को लोन दिए जा सकते हैं ताकि वो अपने आप को नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स के पास से जाने से बच सकें। फार्मर्स को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर क्रेडिट कार्ड इशू किए जाते हैं, इस फॉर्म में लोन दिए जाते हैं। लोन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लैंड परचेज करने के लिए भी दिए जा सकते हैं। कॉरपोरेट फार्मर्स या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कंपनीज़ के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए या फार्मर के कोऑपरेटिव के लिए जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन्हें 2 करोड़ रुपीज़ पर बोरोवर की लिमिट तक लोन मिल सकता है। इसमें क्रॉप लोन्स शामिल हैं जो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए दिए जाते हैं। साथ ही प्लेज और हाइपोथेकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए 50 लाख तक के लोन दिए जाते हैं जो 12 मंथ से ज़्यादा के नहीं होते। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, उसके लिए जो लोन दिए जाते हैं वो स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, कोल्ड स्टोरेज चेन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन और वाटरशेड डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एग्री बायोटेक्नोलॉजी
सीड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड वर्मी कंपोस्टिंग, इन सब के लिए भी लोन दिए जाते हैं। इन सब के लिए 100 करोड़ पर बोरोअर की लिमिट सैंक्शन की गई है। एंशिलरी एक्टिविटीज़ के लिए 5 करोड़ रुपीज़ कोऑपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स को दिए जाते हैं। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स क्रिएट करने के लिए, सेटअप को बनाने के लिए लोन्स दिए जाते हैं। फूड और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए लोन दिए जाते हैं। यहाँ पर भी जो लिमिट है वो 100 करोड़ रुपीज़ पर बोरोअर की बनाई गई है। इसके साथ ही लोन दिए जाते हैं कस्टम सर्विस यूनिट्स को, जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज कर रहे हैं, और ये फ्लीट ऑफ ट्रैक्टर्स रखते हैं, बुलडोज़र्स, बोरोइंग इक्विपमेंट्स, थ्रेशर्स, कंबाइनर्स। फार्म वर्क के लिए फार्मर्स इनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं इन इक्विपमेंट्स को। बैंक लोन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को भी दिए जाते हैं, जो फार्मर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन सोसाइटीज़ को भी। और लार्ज साइज़ आदिवासी मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ जो हैं उनको भी एग्रीकल्चर के लिए लोन दिए जाते हैं। लोन बैंक सैंक्शन करता है एमएफआईज़ को, जो एग्रीकल्चर लैंड को इस सेक्टर को लैंड करने के लिए बनाए गए हैं। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है इन सब चीज़ों से। हाउस होल्ड इनकम बढ़ गई है, कंजम्पशन बढ़ गया है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़े हैं, इंडियन एग्रीकल्चर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ने लगी है, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, जैसे 85 मिलियन हेक्टेयर्स को इरिगेशन के अंडर लाने का टारगेट है। 2,87,000 करोड़ रुपए जो ग्रांट इन एड है वो ग्राम पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए दिया गया है। गांव में बिजली लाने का 100% टारगेट किया गया है। इरिगेशन के मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्रिएट की गई है। परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, इन सब के लिए कदम उठाए गए हैं। एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एज फार्मर्स आर द फूड प्रोवाइडर्स, हमारे अन्नदाता हैं, तो उनके विकास के लिए जो रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स बनाए गए हैं, उनसे फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को यकीनन मदद मिलेगी और इंडियन इकॉनमी को एक बेहतर प्रोत्साहन, एक मेजर पुश मिलेगा।